हेलो एवरीवन। आज बहुत ही स्पेशल क्लास है। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही स्पेशल है। आज हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करूं तो वो है जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की बात करोगे तो एग्ज़ाम्स में जजमेंट राइटिंग कहाँ कहाँ पूछी जाती है, कौन से स्टेट में पूछी जाती है, जजमेंट राइटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। जजमेंट राइटिंग के कुछ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ कि जजमेंट राइटिंग क्या होती है, जजमेंट राइटिंग क्या क्या टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो देखेंगे हम ओवरव्यू कि ये जजमेंट राइटिंग आपको कहाँ कहाँ काम आती है, जजमेंट राइटिंग में मार्क्स कैसे फैच किए जाते हैं, क्या जजमेंट राइटिंग एक स्कोरिंग टॉपिक है या फिर इट इज़ नॉन स्कोरिंग। ये सारी चीज़ें हम हमारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम सिविल जजमेंट, क्रिमिनल जजमेंट दोनों टाइप्स के जजमेंट्स को पढ़ेंगे। दोनों टाइप्स के जजमेंट के फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट देखने के बाद हम दोनों टाइप के जजमेंट के स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक सिविल और एक क्रिमिनल जजमेंट के अंदर। इसी के साथ साथ जो एक क्रिमिनल जजमेंट का और सिविल जजमेंट का पार्ट है, सिविल जजमेंट में इश्यूज फ्रेमिंग और क्रिमिनल जजमेंट में चार्ज फ्रेमिंग, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। इश्यूज़ कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद इश्यूज़ को बनाने का भी एक फॉर्मेट होता है, एक टेबल बनता है इश्यूज़ का टेबल, वो कैसे बनता है। फिर हम आएंगे चार्ज पे, चार्ज कैसे बनता है, चार्ज का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उसमें चार्ज में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लैंग्वेज ऑफ द चार्ज। तो वो लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या चार्ज की इम्पोर्टेंस होती है, क्यों हम चार्जेस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम हमारे लेक्चर्स के दौरान डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर है हमारा जजमेंट राइटिंग का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक जजमेंट राइटिंग, कि ये कहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसको पढ़ने का क्या रीज़न है, कहाँ पूछा जाएगा ये आपसे, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन पूछते हैं। इसी के साथ साथ जजमेंट राइटिंग ये क्या एक स्कोरिंग है, क्या ये थ्योरेटिकल होता है, क्या इसमें आपको सिर्फ रट के बस लिखना है या फिर इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है। ये सारी चीज़ें मैं अभी अभी आपसे डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम चलेंगे आज की क्लास में सीधा स्टेप्स और टिप्स फॉर जजमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि एक जजमेंट के सारे स्टेप्स क्या होते हैं। अभी हम क्रिमिनल, आज के लेक्चर में हम सिविल क्रिमिनल के अंदर नहीं जाएंगे, हम जनरल बात करेंगे कि एक जजमेंट चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, दोनों में कॉमन क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जनरल एक जजमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि एक ओपनिंग होती है, देन फैक्ट्स होते हैं, एट्सेट्रा, लास्ट में डिक्री या ऑर्डर होता है, जजमेंट होता है। वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जो कि एक परफेक्ट जजमेंट लिखने के लिए सफिशिएंट है। ऑल राइट, तो वील बी डूइंग जजमेंट राइटिंग। तो लेट्स स्टार्ट विथ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक जजमेंट राइटिंग। हम बात कर रहे हैं जजमेंट राइटिंग की। जजमेंट राइटिंग का टॉपिक हम करने वाले हैं। अब जजमेंट राइटिंग हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों इसके लिए एक स्पेशल क्लास ले रहे हैं। हमने, अगर आप सिविल और क्रिमिनल की बात करेंगे तो इवन सीपीसी और सीआरपीसी पढ़ते टाइम, जब हमने सीपीसी और सीआरपीसी पढ़ा था, इन दोनों में ही हमने जजमेंट के बारे में पढ़ा था। ऑल राइट, हमने इसमें जजमेंट के बारे में पढ़ा था कि जजमेंट क्या होता है, जजमेंट कैसे दिया जाता है। अगर मैं सीपीसी की बात करूं तो सेक्शन 33 रेड विथ ऑर्डर 20, सेक्शन 33
ऑर्डर 20 सीपीसी का जो है वो आपको जजमेंट के बारे में बताता है, जिसमें लिखा है कि जजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, जजमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या क्या कंटेंट्स होंगे। अच्छा, एक नॉर्मल कोर्ट के जजमेंट, सिविल कोर्ट के जजमेंट में और स्मॉल कॉजेस कोर्ट के जजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जजमेंट और डिक्री में क्या डिफरेंस है, एक डिक्री में क्या क्या होना चाहिए, जजमेंट कितने दिन में दिया जाएगा, कौन साइन करेगा, एट्सेट्रा। ये सारी बातें आपको यहाँ इस ऑर्डर में मिल जाएगी। मतलब जो भी सिविल जजमेंट को गवर्न करने के, सिविल जजमेंट के रूल्स, फीचर्स, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑर्डर 20 रेड विथ सेक्शन 33 सीपीसी के अंदर मिल जाएगी। और यहीं अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं, सीआरपीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 353 से, सेक्शन नंबर 353 से सेक्शन नंबर 364 तक, 364 तक जो है जजमेंट के बारे में मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको क्रिमिनल जजमेंट के बारे में पता लगेगा कि क्रिमिनल जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, क्रिमिनल जजमेंट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, क्रिमिनल जजमेंट कब दिया जाएगा, क्रिमिनल जजमेंट के अंदर और कौन सी ऐसे फीचर्स हैं, कब उसको साइन किया जाएगा, कब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एट्सेट्रा। ऑलराइट, सारी चीज़ें हमें सेक्शन 353 से 364 सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल जजमेंट के बारे में मिल जाएगी। अगर मैं चार्ज फ्रेमिंग की बात करूं स्पेसिफिकली, तो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 211 से लेके, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 211 से लेके सेक्शन नंबर 224 तक आपको चार्जेस के बारे में भी सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। चार्जेस कौन फ्रेम करता है, चार्जेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, एक वैलिड चार्ज की क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, एक वैलिड चार्ज के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, चार्ज में कब आपको डेट और टाइम मेंशन करना है, कब आपको मैनर ऑफ द चार्ज मेंशन करना है, चार्ज की लैंग्वेज क्या होगी, एट्सेट्रा। एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं सिविल की बात करूँ तो सिविल में होते हैं, सिविल में कोई चार्जेस नहीं होते, सिविल में क्या होता है, इश्यूज होते हैं। तो अगर आप ऑर्डर 14 पढ़ोगे, ऑर्डर 14 पढ़ोगे तो ऑर्डर 14 में आपको इश्यूज के बारे में मिल जाएगा कि इश्यूज कब फ्रेम किए जाते हैं, इश्यूज क्या होते हैं, मतलब इश्यूज हम कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे, इश्यूज को क्या आप वेरी या मॉडिफाई कर सकते हो, इश्यूज को क्या आप कोई एडिशनल इशू क्या कोर्ट फॉर्म कर सकती है, या फिर क्या करंट इशू को कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकती है, एवरीथिंग। ऑलराइट, इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, इशू ऑफ लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्डर 14 में मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्डर 14 में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये तो हुए हमारे थ्योरी पार्ट। आपको अगर जजमेंट राइटिंग की, बेसिकली सिविल जजमेंट की अगर आपको थ्योरी चाहिए कि क्या फीचर्स होने चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो आपको पूरा का पूरा इश्यूज समेत आपको सीपीसी में मिलेगा। यहीं अगर आपको क्रिमिनल जजमेंट की थ्योरी चाहिए, थ्योरी में मतलब जजमेंट कैसा होना चाहिए क्रिमिनल में और चार्जेस कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सीआरपीसी में मिल जाएगी। तो फिर आज हम क्या करने बैठे हैं यहाँ पे, सीपीसी सीआरपीसी अलॉन्ग विद दीज सेक्शंस हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। सीआरपीसी पढ़ते टाइम हमने ये सेक्शंस पढ़े थे और सीपीसी पढ़ते टाइम भी आपने ये सेक्शंस पढ़े होंगे। ऑलराइट, बट आज हम यहाँ पे क्यों जजमेंट राइटिंग के टॉपिक को अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि भले ही ये थ्योरी पार्ट आपको पता है, एंड माइंड यू वाइल फ्रेमिंग दी चार्जेस, वाइल राइटिंग योर जजमेंट, ये जो आपने थ्योरी पढ़ी है सीपीसी सीआरपीसी की, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की थ्योरी नहीं पता है, आप उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो किसी भी थ्योरेटिकल पॉइंट को प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए आपको उसके प्रिंसिपल्स, उसकी थ्योरी पता होना बहुत ज़रूरी है। वो आपने पढ़ लिया है।
अब बारी है कि उन सारे पॉइंट्स को जो आपने पढ़े हैं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड जजमेंट, कंटेंट्स ऑफ अ जजमेंट एटसेट्रा, उन सबको एक्चुअल प्रॉब्लम, जो जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसमें अप्लाई करना है अब आपको वो सारी थ्योरीज। और अब आप सीखेंगे कि ये सारी थ्योरीज जो आप पढ़ चुके हैं उन्हें अप्लाई करके कैसे एक जज या एक मजिस्ट्रेट अपना जजमेंट लिखता है। तो कैसे जजेस या मजिस्ट्रेट्स अपने जजमेंट लिखते हैं। जजमेंट लिखते टाइम अब सिर्फ हमें ये पता है कि जजमेंट के अंदर क्या 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 होता है, उससे इट इज़ नॉट सफिशिएंट। वी शुड नो कि ये जो कंटेंट्स हैं, हाउ दीज थिंग्स आर अरेंज्ड, दैट इज व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द जजमेंट। हमें सिर्फ ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि एक जजमेंट के अंदर क्या क्या होगा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो जो चीज़ें जजमेंट में होंगी उन्हें हमें किस तरीके से अरेंज करना है। जो हमें फैक्ट्स गिवन है, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, प्रॉब्लम गिवन है, उसमें से कौन से एविडेंसेस सब्सटैंशियल एविडेंसेस हैं, कौन से जो है डायरेक्ट एविडेंस है, कौन से सर्कमस्टैंशियल एविडेंसेस है, और तो और इसको ये जो एविडेंसेस है ये एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड से। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, बट नाउ वी विल बी लर्निंग इन दीज क्लासेस हाउ टू अप्लाई योर माइंड टू दीज प्रॉब्लम्स using the theories which we have already studied in our previous classes CPC और CRPC के अंदर। ऑल राइट, तो इसीलिए आज हम जजमेंट राइटिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से अटेंटिवली इस लेक्चर को सुनिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चन की बात करूँ, पहली बात तो आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई एमपी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई यूपी के लिए, कोई हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो आप चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप जिस पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो है एक जुडिशल ऑफिसर की पोजीशन। एक जुडिशल ऑफिसर या फिर जिन्हें हम जजेस या मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उनका क्या काम होता है, आप क्यों बनना चाहते हैं, जज बन के आप क्या करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप क्लासेस ले रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वो बन के क्या करेंगे, यू विल बी गिविंग जजमेंट्स। आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके सामने एविडेंसेस रखे जाएंगे, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको अपना जजमेंट देना है। सो ये जजमेंट राइटिंग की जो क्लास है ये आपके आगे फ्यूचर के लिए, अगर आप जैसे ही आप जज बन जाएंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरीके से सोचें तो। बिकॉज आप जज बनने जा रहे हैं तो आपको जजमेंट राइटिंग तो आनी ही चाहिए, बिकॉज दैट इज द मेन एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी यू हैव टू डू व्हेन यू विल बी गोइंग देयर, यू विल बी सिटिंग ऑन योर सीट। तो आपको जजमेंट ही तो लिखने। ये तो हुई कि हाँ जनरली आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जज बनने के लिए पहले एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा आपको, और उसी एग्ज़ाम के अंदर जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर, स्पेशली छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा का पूरा पेपर जजमेंट राइटिंग पे ही बेस्ड होता है। छत्तीसगढ़ के मेंस एग्जामिनेशन में एक ही पेपर आता है, नॉट लाइक अदर स्टेट्स की बहुत सारे पेपर्स हैं, एक ही पेपर आएगा और वो जजमेंट राइटिंग का पेपर होगा, जिसमें एक क्रिमिनल जजमेंट लिखना है आपको, एक सिविल जजमेंट लिखना है अलॉन्ग विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, एंड देन बाकी ट्रांसलेशन होती है। तो पूरा का पूरा 80% ऑफ द वेटेज मेंस का छत्तीसगढ़ का वो होता है जजमेंट राइटिंग का। तो आपको अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जजमेंट राइटिंग ही आना है, उसके अलावा कुछ और पूछते ही नहीं है, तो ये आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अपीयर। ऑल राइट, एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी के अंदर 4 पेपर्स होते हैं। तो एमपी मेंस की बात कर रही हूँ मैं, तो जो मध्य प्रदेश जुडिशरी के मेंस का पेपर है उसका जो पेपर नंबर 4 होता है वो जजमेंट राइटिंग का होता है, जो 100 मार्क्स का होता है। तो सेपरेट पेपर है एमपी के अंदर जजमेंट राइटिंग का 100 मार्क्स का, तो इसीलिए जजमेंट राइटिंग आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ राजस्थान, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड एटसेट्रा, ये कुछ मेन स्टेट्स है, एंड हाउ कैन आई फॉरगेट दिल्ली।
हिमाचल प्रदेश। ये जो मेन स्टेट्स हैं जहाँ पे जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आता है, और मिनिमम बता रही हूँ, राजस्थान में आता है 10 मार्क्स का, यूपी के अंदर जजमेंट राइटिंग के साथ साथ प्लीडिंग्स भी आती है, 20 मार्क्स के आते हैं। ऑल राइट, तो 20 मार्क्स, एंड इन सब में भी मैं मिनिमम 15 मार्क्स। ऑल राइट, तो अगर 100 में से 10, 15, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है तो ये बहुत बड़ा वेटेज होता है, और अगर आप इसको अच्छे से कर लें तो आप बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मार्क्स अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में पूछा जाता है। ऑल राइट, एमपी और छत्तीसगढ़ में तो स्पेशली, छत्तीसगढ़ और एमपी में तो इसका सेपरेट पेपर है, छत्तीसगढ़ में तो है ही सिर्फ इसका पेपर, थ्योरी पे कोई पेपर ही नहीं होता है। और ऑल राइट, सिर्फ एक ही पेपर है, वो है जजमेंट राइटिंग का पेपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो ये तो थी जजमेंट राइटिंग की इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताई, कि हम, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं इन क्लासेस के अंदर। उसके बाद कहाँ कहाँ आपको ये काम आता है, इसकी क्या रेलेवेंसी है। अब बात आती है इस पेपर के स्कोरिंग नेचर की। क्या ये पेपर स्कोरिंग है, क्या ये टॉपिक स्कोरिंग होता है क्या, या फिर ये नॉन स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी जिसमें आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, एविडेंसेस दिए जाएंगे, एवरीथिंग विल बी गिवन। आपको उन सारी चीज़ों को उठा के जजमेंट के फॉर्मेट में फिट करना है। तो अगर आप फॉर्मेट याद है, आपको फॉर्मेट अच्छे से आता है, और आपने सारी चीज़ों को, वो जो क्वेश्चन है वो वेगली गिवन है, आपने उसमें से चीज़ें, रिक्वायर्ड चीज़ें कार्व करके उस फॉर्मेट के अंदर फिट कर दिया अगर प्रॉपरली, एंड आपने एक जजमेंट दे दिया, तो आपको इवन फुल में से फुल मार्क्स भी मिलते हैं। यहीं अगर आप किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें, मेंस के अंदर, मैं आंसर राइटिंग की बात कर रही हूँ, तो अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सपोज डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, तो उसमें चांसेस ऑलमोस्ट नेगेटिव होते हैं कि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी मिले। बट जजमेंट राइटिंग में अगर आपने सारी चीज़ें, सारा फॉर्मेट सही है, सारी चीज़ें आपने सिस्टमैटिकली अरेंज करी हैं, आपके सेक्शंस सही है, आपने जो जजमेंट दिया है वो सही है, सारी चीज़ें इफ परफेक्ट है, तो यू कैन इवन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। बिकॉज क्या है, इट इज़ लाइक मैथ्स में या तो कोई चीज़ ठीक होगी या तो कोई चीज़ गलत होगी। जजमेंट राइटिंग में भी सेम है, या तो अक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। तो अगर आपने सब कुछ ठीक से कर दिया है तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। ऑल राइट, बट उसके लिए आपका जजमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको कोई भी चीज़ क्रैम करने की, याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको समझना है, और यू हैव टू थिंक लाइक अ जज। आपको एक जज की तरह अपना माइंड अप्लाई करना है उस चीज़ में। जैसे एक जज सोचता है वैसे आपको यहाँ पे सोचना है, और एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको जजमेंट लिखना है। अब जजमेंट कैसे लिखा जाएगा, जजमेंट में क्या क्या लिखा जाएगा, उसके लिए आई विल बी गाइडिंग यू। ऑल राइट, तो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। ऑल राइट, तो ये तो हुई इसकी स्कोर्स की बात। अब हम बढ़ेंगे आगे कि जजमेंट होता क्या है। अभी मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही सिविल और क्रिमिनल की, बट स्टिल मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए एक बाइफिकेशन बता देती हूँ। जजमेंट राइटिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, ये दो तरीके की होती है। एक होती है सिविल जजमेंट, एक होती है क्रिमिनल जजमेंट। ऑल राइट, सिविल जजमेंट में इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं एंड जजमेंट दिया जाता है, जिसे हम डिक्री कहते हैं। ऑल राइट, या ऑर्डर। क्रिमिनल में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं एंड जजमेंट दिया जाता है along with punishment table।
ये क्या होती है? ये एक टेबल होती है जिसमें आपके सारे ऑफेंसेस दिए जाएंगे और उन ऑफेंसेस की क्या क्या पनिशमेंट है, क्या क्या फाइन है, और अगर आपने फाइन नहीं पे किया तो उस फाइन के सब्स्टिट्यूट में कौन सी पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन जिसको हम बोलते हैं, वो भी उसमें गिवन होगा। तो वो टेबल भी इसी क्रिमिनल जजमेंट का ही पार्ट होती है। तो अगर आपके पास क्रिमिनल जजमेंट लिखने आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ जजमेंट लिखा है तो मैम मैं तो सिर्फ जजमेंट लिखूंगा या लिखूंगी। नो, एक जजमेंट का ही पार्ट है चार्ज, तो आपको चार्ज भी फ्रेम करना है, भले उसमें लिखा है या नहीं लिखा है। इन द सेम वे अगर सिविल जजमेंट आता है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जजमेंट लिखा है वहाँ पे तो आप सिर्फ जजमेंट दे रहे हो और इश्यूज नहीं फ्रेम कर रहे हो। बिना इश्यूज फ्रेम किए कोई सिविल जजमेंट नहीं होता है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल जजमेंट। तो भले ही वहाँ पे इश्यूज स्पेसिफिकली लिखा है या नहीं लिखा है, आपको पूरा प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना है जैसे आपको बताया जाएगा। ऑलराइट, तो ये तो हुई हमारी टाइप्स ऑफ जजमेंट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ जजमेंट। जजमेंट होता क्या है? जजमेंट होता है जो भी, अब सपोज कोई केस आया है किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने, तो क्या होगा, वहाँ पे होंगे आर्ग्यूमेंट्स। पहले दोनों पार्टीज अपना नॉर्मल, आप अगर अभी के लिए अगर आप अपना प्रोसीजर भूल जाओ और एक लेमैन टर्म में अगर मैं बात करूं कि एक लेमैन से अगर मैं पूछूंगी कि जजमेंट क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, कोर्ट का न्यायालय का निर्णय क्या होता है, क्या होता है जजमेंट, तो वो क्या बोलेगा कि जब कोई दोनों पार्टीज कोर्ट में आती हैं अपना अपना प्रॉब्लम लेके, दोनों अपनी अपने साइड की स्टोरी बताती हैं, दोनों अपने अपने गवाह पेश करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देते हैं। ये सारी चीज़ें देख के जज को जो सही लगता है, जज वो जो जजमेंट देता है, कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स जो कि उसके सामने हुई है, ऑल दी एविडेंसेस जो उसके सामने आए हैं, या फिर ऑल दी विटनेसेस जो उसके सामने आए हैं, उन सबको कंसिडर करते हुए जज जो है वो एक जजमेंट देते हैं, जिसमें अगर क्रिमिनल है तो या तो वो अक्विट करेंगे मतलब बाइज्जत बरी करेंगे, या कन्विक्ट करेंगे सजा देंगे। या फिर अगर सिविल जजमेंट है तो जज का क्या काम है, या तो आपका जो सूट है, सूट सिविल में क्या होता है, सिविल में इट्स ऑलवेज अ सूट, सिविल सूट बोलते हैं, केस नहीं बोलेंगे, सिविल सूट बोलेंगे। तो या तो वो सूट जो होगा वो डिसमिस कर दिया जाएगा कि प्लेंटिफ अपना सूट लेकर आया था वो अपना सूट प्रूव नहीं कर पाया एविडेंसेस से, तो उसका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा, या फिर उसे रिलीफ ग्रांट किया जाएगा, या जो उसने मांगा है उसे वो दे दिया जाएगा, चाहे वो कॉम्पेंसेशन मांग रहा है, चाहे वो इंजंक्शन मांग रहा है, चाहे वो डिक्लेरेटरी डिक्री मांग रहा है, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये होता है जजमेंट। जजमेंट इज व्हाट? इट इज अ कंसाइज स्टेटमेंट गिवन बाय द जज और द मैजिस्ट्रेट। कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ रीजंस बेस्ड ऑन द एविडेंसेस गिवन बाय द पार्टी इन अ पर्टिकुलर सूट और केस। एक पर्टिकुलर सूट या केस के अंदर जो पार्टीज होती हैं वो अपने एविडेंसेस देती हैं, और उन एविडेंसेस के बेसिस पे जो जज या मैजिस्ट्रेट अपने रीजंस और अपना फाइनल डिक्लेरेशन देते हैं, जजमेंट देते हैं, उसी को हम बोलते हैं जजमेंट। अब वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, बट जजमेंट तो जजमेंट होता है। ऑलराइट, अब ये सारी बातें समझने के बाद मैंने आपको सारा समझा दिया। अब हम चलेंगे, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो अब हम देखेंगे नोट्स में कि जजमेंट के बारे में क्या लिखा है। ऑलराइट, लेट्स रीड। ऑलराइट, जजमेंट राइटिंग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट राइटिंग। हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ जजमेंट राइटिंग। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं आपको उसका डिज़ाइन पूरा स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो बता रही हूँ। नो, अभी मैं आपको सिर्फ उसका फॉर्मेट मतलब उसके सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जजमेंट राइटिंग के स्टेप्स मतलब अभी मैं आपको एक जनरल जजमेंट के बारे में बता रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट सिविल और क्रिमिनल, इट्स अबाउट जनरल जजमेंट। ऑलराइट, What are the essential elements of a judgment? एक जजमेंट के क्या क्या essential elements होते हैं? Essential elements मतलब क्या होती हैं qualities of a good judgment? एक good judgment की क्या क्या qualities होती हैं वो अब हम करने वाले हैं। Alright, a judgment is the result of application of law
टू द फैक्ट्स इन अ गिवन केस। जब एक गिवन केस में जो फैक्ट्स है उस पर जब हम लॉ अप्लाई करते हैं तो वो होता है, उसमें से निकलता है जजमेंट। अब जज का क्या काम है? जज नोज द लॉ। जो पार्टीज अपना केस लेके आ रही हैं, जज उनके केस के ऊपर लॉ अप्लाई करता है। अब प्लेंटिफ ने बोल दिया कि नहीं डिफेंडेंट गलत है, डिफेंडेंट ने अपने आप को डिफेंड करके बोल दिया कि नहीं प्लेंटिफ गलत है, बट लॉ की नज़रों में कौन सही है कौन गलत है ये कौन जानता है और कौन बताएगा? ये जज बताएगा। ऑल राइट, तो जो पार्टीज का केस है उस पर जज क्या करते हैं? वो लॉ अप्लाई करते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। ओके, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ultimate opinion of the judge which he renders after due consideration of evidence को consider करके, arguments को consider करके, जो भी उसके सामने हुआ है, arguments, evidences, witnesses, everything, considering everything, जो वो judgment, जो वो statement देता है उसे बोला जाता है जजमेंट। और क्योंकि वो एक जजमेंट है, एक जज अपना स्टेटमेंट दे रहा है, प्लस वो क्या है? इट इज अ डिसीजन ऑन द केस ऑफ द पार्टीज, तो इट हैज टू बी गिवन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ऑल राइट, इसीलिए हम जजमेंट का एक फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, इट इज इंटेंडेड टू पुट फाइनल एंड टू द कॉन्ट्रोवर्सी। All right, so that the dispute brought before the court by the parties is set at rest. ठीक है, while section 2 clause 9 of CPC, अब यहाँ पे section 2 clause 9 क्यों दिया है CPC का? Because section 2 clause 9 defines the word judgment. ठीक है, क्या बोलता है 2 clause 9 कि judgment क्या है? It is the statement given by the judge ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। जो जज ने डिक्री और ऑर्डर दिया है उसके जो रीजंस होते हैं। अब डिक्री और ऑर्डर क्या होता है? वो तो एक कंसाइज स्टेटमेंट है जो फाइनल रिजेक्ट कर दिया है, सूट डिसमिस कर दिया है, तो डिक्री होगी दी सूट इज डिसमिस, दैट्स इट। उसमें कुछ नहीं लिखा होगा डिसमिस क्यों किया है, किस ग्राउंड पे किया है। ऑर्डर होगा तो ऑर्डर अगर कोई रिलीफ ग्रांट करने का है तो ऑर्डर होगा दिस एंड दिस रिलीफ इज ग्रांटेड, दैट्स इट। उसमें कुछ नहीं लिखा होगा कि ये रिलीफ क्यों ग्रांट किया गया है, किस ग्राउंड पे ग्रांट किया गया है, कुछ नहीं लिखा होगा। ऑल राइट, ये ग्राउंड्स कहाँ लिखे होंगे? जजमेंट में लिखे होंगे। तो जो भी डिक्री या ऑर्डर है उसके जो ग्राउंड्स होते हैं, जो जज जिन ग्राउंड्स पे बेस होके वो डिक्री और ऑर्डर दे रहे हैं, वो होता है जजमेंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ CPC। ऑल राइट, बट देर इज नो सच कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेशन इन CRPC। बट CRPC के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। CRPC के भी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं, बट उसमें जजमेंट को डिफाइन नहीं किया गया। वही सेक्शन 353 से लेके 364 तक 365 तक जजमेंट के बारे में दिया गया, बट डेफिनेशन क्लॉज में कहीं डिफाइन नहीं किया गया। Question as to what are the essential requirements of an ideal judgment has been deliberated upon many times before, but since the enormity of litigation which the courts throughout the country from subordinate level to the apex level, मतलब जूनियर लोअर कोर्ट से लेके एपेक्स कोर्ट किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। तो लोअर कोर्ट से लेके एपेक्स कोर्ट तक जो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं जजमेंट राइटिंग के आर रिक्वायर्ड टू डील विथ दिस इज अगेन एंगेजिंग आवर अटेंशन टू द प्रेजेंट। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये स्टेप्स दिए हैं, अब आप इनको स्टेप्स कह लो या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कह लो। ठीक है, ये दीज आर बेसिकली दी हेड्स। क्या क्या हेड्स बनाने हैं आपको? हम एक जजमेंट को बहुत सारे हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या क्या हेड्स होंगे वो सब दिए गए। अब चाहे आप इसको एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बोलो, चाहे आप इनको हेड्स बोलो, चाहे आप इनको स्टेप्स बोलो। ऑल राइट, फर्स्ट होता है बिगिनिंग ऑफ द जजमेंट। तो सबसे पहले एक जजमेंट की ओपनिंग होती है, बिगिनिंग होती है, और वो कैसे होती है? लेट्स रीड। अ जजमेंट एट द टॉप ऑफ इट, हमेशा सबसे ऊपर नेम ऑफ द कोर्ट होता है। अब यहाँ मैं आपको अभी सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम
फॉर्मेट फॉर्म में देखेंगे, नेम ऑफ द कोर्ट कहाँ आना है, लेफ्ट में आना है, राइट में आना है, सेंटर में आना है। उसके बाद जो प्लेस ऑफ द कोर्ट या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम आना है उसमें, तो वो लेफ्ट में आना है, राइट में आना है, सेंटर में आना है। पार्टीज का नाम आना है तो वो लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ आना है। वो जो प्रॉपर प्रैक्टिकल अप्रोच है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज मैं आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में सिर्फ उसके प्रिंसिपल्स बताऊंगी। ऑल राइट, क्योंकि वो जो फॉर्मेट है वो दोनों का अलग अलग है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में दोनों के अलग अलग देखेंगे कि सिविल का क्या है और क्रिमिनल का क्या है। लेकिन आज हम एक कॉमन वो देख रहे हैं, क्योंकि नेम ऑफ द कोर्ट तो दोनों में आएगा, सिविल में भी आएगा, क्रिमिनल में भी आएगा। सिविल में इट विल बी सिविल जज, क्रिमिनल में इट विल बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। ऑल राइट, तो दोनों में आना है, बट जनरल चीज देख रहे हैं हम इसीलिए। ऑल राइट, क्योंकि कॉमन चीज है। टाइटल आएगा, नंबर ऑफ द केस, केस का टाइटल, केस का नंबर वो आएगा। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द जज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नेम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन दोनों आएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिविल जज जूनियर डिवीजन, और इधर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। ऑल राइट, लोएस्ट कोर्ट की बात बता रही हूँ आपको मैं। बट अगर आपके पास कभी प्रॉब्लम इस तरीके की आती है कि आपको लगता है इसमें कॉग्निजेंस जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता है, इसमें सीधा सेशंस कोर्ट के पास जाता है केस, तो फिर उसमें असिस्टेंट सेशन जज होता है। ऑल राइट, वो जैसे मर्डर का केस है, रेप केस है, ठीक है। लेकिन वो हम प्रैक्टिकल अप्रोच तब देखेंगे जब हम, अभी थ्योरी पहले मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी आज के क्लास में, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ऑल राइट, दिस इज नेसेसरी so that it is known as to the judgment pertains to which the matter and has been decided by which court and judge. It should also contain the date of delivery. अब आपको obviously जिस दिन आप जजमेंट लिख रहे हैं, आप एज अ जज आपको वो डेट लिखनी पड़ेगी। वो कहाँ आएगी वो हम फॉर्मेट में देखेंगे, बट डेट आएगी, ठीक है। ये तो हो गई बिगिनिंग ऑफ द जजमेंट। अभी तक हम सिर्फ नाम, डेजिग्नेशन, प्लेस, डेट, केस नंबर, केस टाइटल, सिर्फ उस पे है। ऑल राइट, अब हम आते हैं उसके अंदर कि जजमेंट की ओपनिंग कैसे होती है। ओपनिंग ऑफ द जजमेंट,
अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने बिगनिंग देखी, अब हम देखेंगे ओपनिंग कैसे होती है एक जजमेंट की। जजमेंट की ओपनिंग कैसे होगी? ओपनिंग ऑफ द जजमेंट। अ जजमेंट शुड बिगिन विथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द केस हिस्ट्री। सबसे पहला पैराग्राफ जो होता है, जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है किसी भी जजमेंट का, उसमें आप क्या बताते हो? केस की हिस्ट्री बताते हो कि अगर सिविल केस है तो द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड द सूट अंडर दिस 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 सेक्शन ऑफ दिस 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 एक्ट। और अगर सिविल है तो द अक्यूज्ड हैज बीन चार्ज्ड विथ सच एंड सच ऑफेंसेस अंडर सेक्शन दिस 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 ऑफ आईपीसी रेड विथ व्हाटएवर। ठीक है, तो आप इसमें क्या बताओगे? केस की हिस्ट्री बताओगे। बेसिकली ये बताओगे कि किस सेक्शन के अंदर ये क्रिमिनल केस या सूट फाइल किया गया है। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे हम। और क्या बताना है इसमें? सच एज व्हाट इज द नेचर ऑफ द सूट, कि ये सिविल है, क्रिमिनल है, किस स्टेज पे है, ये ट्रायल चल रहा है या फिर ये ओरिजिनल केस है, अपील है। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही बता देनी है। ये नेचर ऑफ द केस में आएगा। अगर ये ट्रायल है तो ये रेगुलर ट्रायल है या ये समरी ट्रायल है, मिसलेनियस नेचर का है, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद इफ़ इट इज़ नॉट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अगर ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, इफ इट इज नॉट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो इट शुड इंडिकेट कि हाउ एंड व्हेन इट रीच द स्टेज ऑफ अपील और रिविजन, कि ये अपील या रिविजन तक कैसे पहुंचा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ऑल राइट, द केस ऑफ द प्लेंटिफ और पिटिशनर और appellant should be briefly noted down in the first instance with reference to the pleadings, followed by such similar narrations of the case of the defendant, non-petitioner या respondent। दोनों के केसेस को आपको पढ़ना है, दोनों की प्लीडिंग्स को पढ़ना है और उसके बाद जजमेंट में आप उसकी हिस्ट्री लिखोगे। In doing so, efforts of the presiding officer should be to notice every relevant fact, but at the same time there should be no repetition or unnecessary facts। हिस्ट्री बतानी है आपको, क्या करनी है? दोनों अपनी अपनी हिस्ट्री बताओगे। सिविल पिटिशनर मतलब अगर सिविल केस है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के केस की क्या हिस्ट्री है, जज वो लिखेंगे। और अगर क्रिमिनल केस है तो एक अक्यूज्ड या फिर प्रोसिक्यूशन, दोनों की क्या केस हिस्ट्री है वो लिखा जाएगा। ऑल राइट, अब इसके लिए आप उनकी प्लीडिंग्स को अच्छे से पढ़ोगे। एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपकी ड्यूटी बनती है कि केस की प्लीडिंग्स आप सबसे अच्छे से पढ़ो, कि दोनों पार्टीज ने अपने, अगर सिविल है तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, नहीं तो चार्ज फ्रेमिंग, क्या लिखा है उसमें। ऑल राइट, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद ये करा जाएगा। ऑल राइट, और ये जब आप उसकी हिस्ट्री लिखोगे या फिर आप उसके फैक्ट्स लिखोगे कि ये इस सेक्शन के अंदर ये केस या सूट फाइल हुआ है, इसके बाद ये अब किस स्टेज पे है, कब ये फाइल हुआ, इसमें पुलिस रिपोर्ट दी है या एटसेट्रा व्हाटएवर, तो इसमें आपको फैक्ट्स को रिपीट नहीं करना है। अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत ही ब्रीफली आपको ब्रेविटी के साथ, यहाँ पे ब्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेविटी का क्या मतलब होता है? ब्रेविटी का मतलब होता है स्टेटिंग द फैक्ट्स ब्रीफली, स्टेटिंग दी फैक्ट्स ब्रीफली। आपको रिपीटेटिव फैक्ट्स नहीं लिखने हैं आपको, क्योंकि ये तो केस हिस्ट्री है, इसमें अगर आप ब्रेविटी को हटा देते हो तो हो सकता है कि आप पूरी कहानी लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मेन फोकस क्या होता है? जजमेंट, एक जजमेंट का मेन फोकस कभी भी ओपनिंग या फिर उसके फैक्ट्स वाला पार्ट नहीं होता है। एक जजमेंट का जो स्टार पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है, जो मेन फोकस होता है, वो होता है रीजनिंग पे। जजमेंट क्या है? जजमेंट इज द रीजंस ऑफ द कोर्ट और द जज। तो रीजंस पे ज्यादा ध्यान देना है, फैक्ट्स इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। तो आपको लिखने हैं तो ब्रेविटी के साथ लिखने हैं, बहुत ब्रीफ में लिखने हैं। ब्रीफ को हम क्या बोलते हैं? संक्षिप्त में लिखने हैं। बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके या फैक्ट्स को रिपीट करके नहीं लिखने हैं, बहुत ब्रीफली, और वो भी सिर्फ वो चीजें लिखनी है स्ट्रिक्टली जो इंपॉर्टेंट है।
ताकि कोई भी अगर ये जजमेंट पढ़े तो वो जो फैक्ट्स या हिस्ट्री ऑफ द केस वाला पार्ट है सिर्फ उतना पढ़ के वो पूरा केस समझ जाए, उस तरीके से लिखना है, बहुत ब्रीफली लिखना है। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। ये था इसका दूसरा पार्ट कि आपको ओपनिंग ऑफ द केस के बारे में लिखना है। ओपनिंग ऑफ द जजमेंट के बाद हिस्ट्री ऑफ द केस के बारे में लिखना है ओपनिंग ऑफ द जजमेंट में। ओपनिंग के बाद आपको लिखने हैं या तो इश्यूज या पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। इश्यूज होते हैं सिविल जजमेंट के अंदर और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन होते हैं क्रिमिनल जजमेंट के अंदर। अगर सिविल जजमेंट है तो इश्यूज बनेंगे। इश्यूज क्या होते हैं? वो पॉइंट्स, इश्यूज वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर पार्टीज डिस्प्यूट कर रही हैं। ऐसी कौन सी बात है जो प्लेंटिव स्टेट कर रहा है और डिफेंडेंट उसके लिए मना कर रहा है। ऑल राइट, जैसे कि ओनरशिप है, प्लेंटिव बोल रहा है मैं ओनर हूं, डिफेंडेंट बोल रहा है नहीं मैं ओनर हूं, तो ये क्या है? ये इशू, पॉइंट ऑफ इशू है कि इस बात पे उन दोनों का डिस्प्यूट है, तो वो होते हैं इश्यूज, तो वो फ्रेम करने होते हैं। और क्रिमिनल में होते हैं पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बिल्कुल इश्यूज की तरह होते हैं, बस क्रिमिनल में उनको इश्यूज ना बोल के पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बोला जाता है। जैसे कि प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि अक्यूज ने थेफ्ट कमिट किया है, बट अक्यूज बोल रहा है कि मैंने थेफ्ट कमिट नहीं किया है, तो पॉइंट जहां पे वो दोनों डिस्प्यूट पे है वो क्या है? थेफ्ट। तो वेदर थेफ्ट इज कमिटेड और नॉट, वो होगा पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। तो जो भी ऐसा पॉइंट है एट विच द पार्टीज आर एट डिस्प्यूट, तो वो होते हैं इश्यूज इन सिविल, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन इन क्रिमिनल। तो हिस्ट्री ऑफ द केस, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केस के या फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद लिखने होते हैं या तो इश्यूज या फिर पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। ऑल राइट, इसमें क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ऑल राइट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड proceed to frame issues. If it is a criminal charge, so he has to make charges. In other matters, points for determination. Within the periphery, with the evidence led, the parties can be marshaled and shifted and the arguments of their counsel examined. अब कोर्ट का क्या काम है? सिविल केस है तो इश्यूज बनाएंगे, क्रिमिनल केस है तो चार्जेस और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं वो बनाए जाएंगे। ऑल राइट, और उन्हीं इश्यूज, उन्हीं पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर पार्टीज अपने एविडेंसेस देगी। अब वो चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, और उन्हीं इश्यूज और पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन पे जो एविडेंसेस दिए जाएंगे उनको कोर्ट कंसिडर करेगी अपने फाइनल जजमेंट के लिए। ऑल राइट, और उन्हीं के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी किए जाएंगे। जो एडवोकेट्स हैं, जो काउंसिल्स हैं, जो प्लीडर्स हैं दोनों पार्टीज के, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर होंगे जो कोर्ट बना रहे हैं। ऑल राइट, वाइल ऑर्डर 14, मैंने आपको बताया इश्यूज के लिए कौन सा ऑर्डर है सीपीसी के अंदर, ऑर्डर 14 है। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में बताते हैं कि assertion and denial made by the parties in the pleadings. सेक्शन 354 जो है सीआरपीसी का, वो बताते हैं कि जजमेंट के अंदर पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होने चाहिए जो क्या होंगे? रीजंस होंगे, और फिर उन्हीं पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन के रीजंस जो है कोर्ट जजमेंट के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, बताया था मैंने आपको, ये ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इन अ सिविल सूट एंड चार्जेस इन अ क्रिमिनल ट्रायल are requirement of law, but formulating points for determination in other matter also helps the courts to remain focused on the question of law and fact which it is called upon to decide, which it is called upon to decide. all right, पता चल गया आपको कि इश्यूज क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है। मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाया है। ऑल राइट, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सिविल में इश्यूज बन गए, क्रिमिनल में पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन बन गए। अब हम आएंगे आगे। आगे क्या होगा?
उन इश्यूज और उन पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर एविडेंसेस दिए जाएंगे और कोर्ट उन एविडेंसेस के ऊपर लॉ अप्लाई करेंगे कि ये जो एविडेंसेस पार्टीज ने दिए हैं क्या ये कहीं पे रेलेवेंट है, क्या ये इस केस के अंदर एविडेंस एक्ट के अंदर किसी भी सेक्शन में रेलेवेंट है। तो ये इसे बोला जाता है मार्शलिंग ऑफ द एविडेंसेस। अब ये एक टेक्निकल वर्ड है। जब आप फॉर्मेट देखेंगे, जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट बताऊंगी एक सिविल और एक क्रिमिनल जजमेंट का, तो उसमें आई विल बी यूजिंग द टर्म मार्शलिंग ऑफ द एविडेंसेस। मार्शलिंग ऑफ द एविडेंसेस का क्या मतलब होता है कि जो जज या मैजिस्ट्रेट है वो क्या करते हैं, जो भी एविडेंसेस पार्टीज ने दिए हैं, अब वो पार्टीज ने तो दे दिए हैं, अब कोर्ट का क्या काम है उन एविडेंसेस को कंसिडर करना, क्या वो एविडेंस इस केस में कहीं पे भी रेलेवेंट है, अगर रेलेवेंट है तो डायरेक्टली रेलेवेंट है या सर्कमस्टेंशियली रेलेवेंट है। जब आपने एविडेंस पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर ये चीज़ पढ़ाई गई होगी। आई टुक योर एविडेंस क्लासेस, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है और किस तरीके से हमें चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनानी होती है। बिरदीचंद शारदा वाले केस में हमने ये चीज़ देखी थी कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होती है इट शुड पॉइंट डायरेक्टली टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज, तभी आप उसको कन्विक्ट करोगे। ये चीज़ हमने देखी थी। तो किस तरीके के एविडेंसेस है, अगर वो रेलेवेंट है तो एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में रेलेवेंट है, सेक्शन नंबर 6 से लेके सेक्शन नंबर 55 ऑफ एविडेंस एक्ट चैप्टर नंबर 2 वो रेलेवेंसी के बारे में है। इसमें आता है कि अगर कोई फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन के है तो वो रेलेवेंट होंगे एज रेस गेस्टे। अगर कोई फैक्ट, कोई मोटिव, किसी की इंटेंशन, किसी का मोटिव, प्रिपरेशन या कंडक्ट बता रहे हैं तो वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट होंगे। इफेक्ट बता रहे हैं, ओकेजन बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं तो वो सेक्शन 7 में रेलेवेंट होंगे। किसी थिंग की या पर्सन की आइडेंटिटी, टाइम या प्लेस के बारे में बता रहे हैं तो वो सेक्शन 9 में रेलेवेंट होंगे, एटसेट्रा। तो जज का क्या काम है कि पहले तो ये देखना कि क्या ये एविडेंसेस एडमिसिबल या रेलेवेंट है, उसके बाद किस सेक्शन में रेलेवेंट है, इनकी रेलेवेंसी केस को किस डायरेक्शन में ले जा रही है, ये सारी चीज़ें जज को देखनी होती हैं, कंसिडर करनी होती है और इन्हीं सब के बेसिस पे एक जजमेंट दिया जाता है। जजमेंट क्या है, जो एविडेंसेस के बेसिस पे दिया गया है। और जब जज ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उस स्टेज को बोला जाता है मार्शलिंग ऑफ एविडेंसेस। उस स्टेज को क्या बोला जाता है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंसेस। ऑल राइट, तो ये तो हो गया मार्शलिंग ऑफ एविडेंसेस के बारे में। आगे बढ़ेंगे हम, पढ़ लेते हैं। मैंने तो अभी आपको सिर्फ अपना बताया है, अब हम नोट्स में पढ़ लेते हैं। रेफरेंस टू दी एविडेंसेस बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। मैंने आपको बताया दोनों तरीके के एविडेंसेस होते हैं, अब या तो ओरल एविडेंस होंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे। अब ये भी जज का काम है ये एनालाइज करना कि वो डायरेक्ट एविडेंस है या फिर वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ऑल राइट, evidences that are led in the matter consist of both oral as well as documentary. While oral evidence of the witnesses is noted with reference to the number of the witness, जैसे कि PW1, PW2। यहाँ पे PW1 का क्या मतलब है, plaintiff witness 1 सिविल में, और क्रिमिनल में prosecution witness 1। तो PW1 ये तो है PW1। अब अगर सिविल केस है उसमें भी PW1 या फिर, और अगर डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट अपना कोई विटनेस दे रहा है तो DW1, डिफेंडेंट विटनेस 1। क्रिमिनल केस है अगर तो कैसे लिखते हैं हम इसमें, सेम PW1 प्लेंटिफ प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 कि प्रोसिक्यूशन साइड का विटनेस है। यहीं अगर अक्यूज्ड अपना विटनेस देता है तो हम लिखते हैं DW1, डिफेंस विटनेस 1। ठीक है, तो आपको कैसे इनको लिखा जाता है, PW1 DW1, PW2 DW2 एटसेट्रा। ये तो हो गई बात ओरल एविडेंस की। वो विटनेसेस, यहाँ पे प्लेंटिफ विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस, यहाँ पे विटनेस की ओरल एविडेंस की बात हो रही है। बट अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में एविडेंस दिया गया है, सपोज कोई डॉक्यूमेंट दी गई है या फिर कोई आर्टिकल, मर्डर वेपन दिया गया है, कई सारे आपने केसेस देखे होंगे जिसमें मर्डर वेपन्स देते हैं, तो उस केस में किस तरीके से हम लिखते हैं
किस तरीके से उन्हें लिखा जाता है, क्योंकि ये तो प्लेंटिफ विटनेस 1 ओरल एविडेंस की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमें इनको कैसे लिखना होगा, लेट्स सी। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है तो इन्हें लिखा जाता है डॉक्यूमेंट नंबर के हिसाब से, जैसे EXP1 EXD1, यहाँ पे लिखा है EXP1 या फिर EXD1। ये P1 और D1 तो आप समझ गए होंगे, प्लेंटिफ 1 डिफेंडेंट 1। ये EX क्या है, EX का मतलब है यहाँ पे एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब है जो चीज आप सामने दे रहे हो, जो आप डॉक्यूमेंट, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, कुछ भी हो, जो आप दे रहे हो वो होगा एग्जिबिट। तो ये होता है एग्जिबिट विटनेस 1, एग्जिबिट प्लेंटिफ 1, एग्जिबिट डिफेंडेंट 1, ऐसे होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस में। ऑल राइट, तो ये तो हो गई एविडेंसेस की बात। मैंने आपको इसमें इतना नहीं लिखा है, बट मैंने आपको समझा दिया है कि मार्शलिंग ऑफ एविडेंसेस क्या होती है और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है। इसी स्टेज पे आप समझ लीजिए पूरा का पूरा जजमेंट डिपेंडेंट है। अगर ये स्टेज अच्छे से सारी चीज़ें इसमें अगर प्रूव हो गई, इसी पे ही डिपेंडेंट होता है कि जज क्या जजमेंट देने वाले हैं। ऑल राइट, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। फाइनल, अब इश्यूज हो गए, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन हो गए, उनके ऊपर एविडेंसेस हो गए, सारी चीज़ें हो गई। अब फाइनल क्या बचा, एविडेंसेस भी जब कंप्लीट हो गए तो अब उन एविडेंसेस के बेसिस पे फाइनल आएगा डिसीजन या जजमेंट, फाइनल स्टेज। ऑल राइट, फिर होता है या तो डिसीजन ऑन इश्यूज और पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। उन इश्यूज के ऊपर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है या उन पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन के ऊपर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है, फिर हम वो देखते हैं। All right, the presiding officer may proceed to decide the issues or points for determination in order they are framed. उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने वो इशू फ्रेम किए हैं, आप उसी ऑर्डर में उसके डिसीजन दोगे। ऐसा नहीं है कि आप इशू नंबर 2 को पहले डिसीजन दे रहे हो रिटन में, जजमेंट में पहले उसका डिसीजन लिख रहे हो और बाद में इशू नंबर 1 का लिख रहे हो। नो, जिस ऑर्डर में आपने इशूज फ्रेम किए हैं, आपको उसी ऑर्डर में उनके डिसीजंस देने होते हैं। इफ इट इज क्रिमिनल ट्रायल देन फाइंडिंग्स शुड बी रिकॉर्डेड चार्ज वाइज। तो आपको जो फाइंडिंग्स हैं, जो आपके रीजंस हैं, वो चार्ज वाइज लिखने हैं कि फर्स्ट चार्ज, सपोज थेफ्ट का पहला चार्ज लगा है किसी एक पर्सन के ऊपर, तो उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स, क्या क्या रीजंस हैं आपके बेस्ड ऑन दी एविडेंसेस। देन चार्ज नंबर 2 अगर उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का लगा है तो उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं ऑन द बेस्ड ऑफ एविडेंसेस। तो चार्ज वाइज आपको देना है। जिस सीरीज में, जिस उसमें आपने चार्ज बनाए हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन देने हैं, सीरीज में देना है। ऑल राइट, ही शुड डिस्कस द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच पार्टी। अपने रीजंस, अपना डिसीजन देते टाइम कोर्ट डिस्कस करेंगे, कोर्ट जजमेंट के अंदर वो चीज़ लिखी होनी चाहिए, द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, की द डिफेंडेंट आर्ग्यूड दैट, द प्लेंटिफ आर्ग्यूड दैट। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स भी आपको कंसिडर करने हैं विथ रेफरेंस टू देयर एविडेंसेस रेलेवेंट टू द इशू और पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। एविडेंस ऑफ ईच इशू और पॉइंट शुड बी साइटेड इन कॉन्टेक्स्ट विथ द आर्ग्यूमेंट रेज्ड। जो आर्ग्यूमेंट आप डिस्कस कर रहे हो जजमेंट के अंदर, उसी आर्ग्यूमेंट के साथ उससे रेलेवेंट एविडेंस भी डिस्कस करोगे। ऐसे नहीं है कि आपने उसके आर्ग्यूमेंट को तो कर दिया पैराग्राफ नंबर 6 में डिस्कस, और उसके रेलेवेंट जजमेंट को पैराग्राफ नंबर 12 में आप उसको डिस्कस कर रहे हो। नहीं, आर्ग्यूमेंट along with the relevant evidence, argument along with the relevant evidence. So इससे हमें क्या पता लगता है, एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। आप ऐसे कहीं से कुछ भी नहीं लिख सकते हो। इट हैज़ टू बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट, इट हैज़ टू बी इन द प्रॉपर सीरीज ऑफ इवेंट्स। जिस सीरीज में, जिस ऑर्डर में वो हुए हैं, अकर हुए हैं, पहले ये आर्ग्यू हुआ, देन ये आर्ग्यू हुआ, पहले ये एविडेंस दिया गया, देन ये एविडेंस दिया गया, उसी ऑर्डर में आपको अपना जजमेंट लिखना है। कभी भी आपको ऐसे अब्रप्टली अपना जजमेंट नहीं लिखना है। ऑल राइट, ओके। प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड रिकॉर्ड द फाइंडिंग ऑन ईच ऑफ सच इशूज बाय सप्लाइंग हिज ओन रीजंस। आपको साथ साथ में अपने रीजंस भी देते जाने हैं, एंड गिविंग द लॉजिक
अपना लॉजिक भी देना है, लॉ भी बताना है साथ साथ में। सिर्फ लॉ आपको, पहले तो आपको लॉ भी बताना है कि किस किस लॉ में आपने ये चीज़ डिसाइड करी है, आपने क्या लॉजिक लगाया है। अगर आपने किसी प्रेसिडेंट को फॉलो किया है तो आपको उस प्रेसिडेंट केस का नाम लिखना है, ठीक है। वन पार्टी और रिजेक्टिंग, एक्सेप्टिंग द केस ऑफ वन पार्टी एंड रिजेक्टिंग द केस ऑफ अदर पार्टी, तो हर चीज़ के रीज़न होने चाहिए। ऑल राइट। Finding of each point should be recorded in such a manner that they remain cohesive and linked to each other। जैसे मैंने बताया, एक सीरीज में होने चाहिए, एक ऑर्डर में होने चाहिए, आपस में वो लिंक्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपने ऊपर पढ़ी है तो उसके बाद अब मुझे अगर जजमेंट में उससे लिंक्ड कोई चीज़ पढ़नी है तो मुझे 4 पेज पलटने पड़ रहे हैं जजमेंट के। नो, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें उसी के साथ होनी चाहिए, प्रॉपर लिंक में होना चाहिए। देयर शुड बी अ चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। लास्ट, डिक्रीटल और ऑपरेटिव पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया, एक डिक्री या ऑर्डर सिविल के अंदर और पनिशमेंट टेबल एक क्रिमिनल जजमेंट के अंदर क्या होता है, फाइनल स्टेटमेंट। पनिशमेंट टेबल के अंदर फाइनल पनिशमेंट दी गई है, फाइन दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन दिया गया है। वहीं अगर सिविल की बात करूं तो डिक्री या ऑर्डर आप दे देते हो, उसमें कोई रीजन नहीं होता, फाइनल, वो एक फाइनल स्टेटमेंट होता है जो कि बाइंडिंग नेचर का होता है। ऑल राइट, तो वो आएगा उसके बाद। द जजमेंट शुड फाइनली रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन, ईदर ग्रांटिंग द रिलीफ और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट। तो जो भी है आपको फाइनल लिखना होता है सिविल केसेस के अंदर, और कन्विक्शन और अक्विटल इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है। बोथ और इसमें आपको क्या सेंटेंस आप दे रहे हो, वही मैंने आपको जो बताया, पनिशमेंट टेबल, ठीक है, कि इम्प्रिजनमेंट कितना है, फाइन कितना है, फेलियर टू पे फाइन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम तो उसकी इम्प्रिजनमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन जो होता है, ठीक है। सिविल केसेस के अंदर भी दिस पार्ट ऑफ जजमेंट शुड बी स्टेटेड इन द क्लियरेस्ट टर्म, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि यही तो है सारी चीज़ों का क्रक्स। इतना जो ऊपर हमने अभी कहानी लिखी है कि ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये लॉजिक है, ये आर्ग्यूमेंट हुआ, वो सब किसके लिए लिखी है? इस फाइनल एक ऑर्डर के लिए। वहाँ पे जो पार्टीज आई हैं वो किसके लिए आई हैं? आपके फाइनल ऑर्डर, जो फाइनल जजमेंट है उसके लिए। तो सबसे क्लियरली, सबसे ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ एंड विदाउट एनी एम्बिग्विटी आपको सबसे अच्छे से ये वाला पार्ट लिखना होता है, हैविंग नो स्कोप और ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी कहीं नहीं होनी चाहिए इसमें, इट शुड बी क्लियर इनफ। ऑल राइट, इट शुड exactly indicate what the court requires the parties to do and how the decision should be executed। इसमें आपको क्लियरली लिखना है कि भाई ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद अब कोर्ट क्या चाहते हैं कि पार्टीज क्या करें। ऑल राइट, मतलब कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है और जो चीज़ जजमेंट के फॉर्म में कोर्ट ने दी है इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ये सब भी डिक्री में लिखा होना चाहिए या ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। द पार्टी हैज़ टू कैरी इट आउट। द डेडलाइन फॉर एग्जीक्यूशन वो भी लिखी होनी चाहिए कि कब तक आपको ये चीज़ करनी है। कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, अब ऐसा नहीं है कि आप 20 साल तक उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो, उसकी भी एक डेडलाइन होती है। तो वो क्या है, कब तक करना है, वो भी आपको लिखना होता है उसमें। इफ इट इज मनी डिक्री, द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड बाय विच पार्टी टू होम, अगर कोई इंटरेस्ट है वो भी देना है, किस रेट पे आपको इंटरेस्ट देना है, कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सिविल केसेस के अंदर ऑर्डर 48 रूल 3 के अंदर दिया गया है अपेंडिसेस, जिसमें जो आप यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्मेट के लिए। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनल डिक्री ऑर्डर के अंदर लिखनी है। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें। इसके बाद लास्ट चीज़, अब जजमेंट लिख लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या करना है? जो अपना लिखा हुआ जजमेंट है उस पर जज या मजिस्ट्रेट अपने सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे क्या वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा? नहीं। सिग्नेचर और सील, साइन एंड सील ऑफ द जज या मजिस्ट्रेट के बाद ही वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाए। तो सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, अब हम देखेंगे, अभी हमने देखे, अब ये जो हमने देखे ये थे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जजमेंट, कि एक जजमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए।
एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की जजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, देन नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, देन नेक्स्ट स्टेज क्या होती है। तो ओपनिंग मतलब बिगनिंग से लेके लास्ट डिक्री या ऑर्डर तक जितनी भी स्टेजेस थी वो सारी अभी हमने देख ली है। अब हम देखेंगे क्यों जजमेंट लिखा जाता है, पर्पस क्या होता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट है, उसे डिसाइड करने के लिए, और वो भी रीजंस के साथ, एविडेंसेस लिए हुए रीजंस के साथ वो जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो होता है जजमेंट। द मेन पर्पस ऑफ जजमेंट इज टू लेट द पार्टी नो अबाउट द रीजंस, जिन रीजंस की वजह से डिसीजन दिया गया है उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट। सिर्फ डिक्री अगर दे दें जज या मजिस्ट्रेट या ऑर्डर दे दें तो क्या वो सफिशिएंट होगा? क्या वो पर्सन जो अपना केस लेके आया है या जिसके अगेंस्ट केस हुआ है उसका ये राइट नहीं है कि उसके अगेंस्ट अगर कोई जजमेंट दिया जा रहा है या उसके फेवर में कोई जजमेंट दिया जा रहा है तो वो किन रीजंस की वजह से दिया जा रहा है, ताकि वो उस पर अपील कर सके, वो उसे पता होना उसका राइट है। ऑल राइट, तो इसीलिए जजमेंट दिया जाता है। All right, another significant and equally important purpose of writing a judgment is to provide reasons which have weighed with the court in deciding the matter one way or the other, appreciation by the appellate or superior court। वही, ताकि appellate court को भी पता हो कि किस बेसिस पे जजमेंट किया गया था और फिर उससे अपील गई है। तो appellate court के लिए भी it gets easier, appellate court को सारी चीज़ें दोहरानी नहीं पड़ेंगी। All right, अब एक जजमेंट की इफेक्टिवनेस आप कैसे मेजर कर सकते हो? इफेक्टिवनेस ऑफ अ जजमेंट कैन बी मेजर्ड बाय द मैनर, किस मैनर में ये दिया गया है। ऑल राइट, ये जज जो कन्वे करने चाहते हैं अपने रीडर्स को, क्या वो प्रॉपरली कन्वे हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो आपका इफेक्टिव जजमेंट है। जजमेंट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया एक जजमेंट एक सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आज मैं कोई जजमेंट रीड कर रही हूँ तो उस जजमेंट को समझने के लिए मुझे किसी और दूसरी बुक, कमेंट्री या एनी अदर थिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो जजमेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ऑल राइट, ओके। Structure of the judgment should be such that the reader while reading it without any difficulty understands the facts। मैंने आपको बताया बिना किसी डिफिकल्टी के जो पर्सन उसे रीड कर रहे हैं उन्हें समझ आना चाहिए। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे टिप्स। अब ये है कुछ टिप्स फॉर अ परफेक्ट जजमेंट। एक परफेक्ट जजमेंट लिखने के लिए आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड कोटिंग ऑफ प्लीडिंग्स और एविडेंसेस। कभी भी प्लीडिंग्स के एग्जैक्ट पैराग्राफ्स आप जजमेंट में कोट नहीं करोगे। हाँ, आप उसको रेफर कर सकते हो बट आप उसमें से कोट नहीं करोगे एग्जैक्ट, और ना ही एविडेंसेस में से। एविडेंसेस को आप सिर्फ रेफर करोगे और उसकी रेलेवेंसी बताओगे केस के अंदर और एविडेंस एक्ट को लिंक करोगे, दैट्स इट। लेकिन एक विटनेस ने अपने स्टेटमेंट में एग्जैक्ट क्या वर्ड्स बोले हैं वो, या पुलिस को क्या स्टेटमेंट दिया है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स कभी भी आप कोट नहीं करोगे अपने जजमेंट के अंदर। आप उसको रेफर करोगे, आप उसको रेलेवेंसी चेक करोगे उसकी, आप सेक्शन बताओगे एविडेंस एक्ट का कि ये इसमें रेलेवेंट है, बट इससे ज़्यादा आप कभी भी डायरेक्टली उसको एज इट इज कोट नहीं कर सकते हो। आगे देखेंगे रेफरेंस टू दी प्रेसिडेंट। कभी भी अगर कोई भी ऐसा केस आपके सामने आता है जो आपको लगता है कि ऑलरेडी इस तरीके का सेम केस कोई सुपीरियर कोर्ट डिसाइड कर चुके हैं, तो आप उसको एज अ प्रेसिडेंट यूज़ करोगे, और यूज़ करने के साथ साथ आप अपने जजमेंट के अंदर उसको रेफर भी करोगे, आप उसका नेम भी मेंशन करोगे। ऑल राइट, लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट। अब लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट कैसी होनी चाहिए? क्या आपको बिल्कुल स्कॉलर्स या ऑथर्स वाली लैंग्वेज लिखनी है जो किसी को समझ ना आए? नहीं, फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि अभी जब हमने इफेक्टिवनेस ऑफ अ जजमेंट पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा कि एक जजमेंट तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब इट इज़ क्लियर इनफ and it can be read by the readers of that judgment without any other support or without any difficulty। जब रीडर्स उसको बिना किसी डिफ़िकल्टी के रीड कर पाएँ, सो फॉर दैट जो जजमेंट की लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, ईजी, नॉन कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं,
सपोज अगर आप किसी मेडिकल एविडेंस की बात कर रहे हो तो आपको बायोलॉजिकल ऐसे टर्म्स नहीं यूज़ करने हैं अपने जजमेंट में जो कि किसी रीडर को समझ ना आए, या फिर आपको कभी भी फिलॉसफी नहीं लिखनी है जजमेंट के अंदर, ऑलराइट, जो कि किसी को समझ ना आए. यू हैव टू यूज दैट लैंग्वेज विच इज ईजिली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय अ लेमैन. आप एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि जो पार्टीज आपके पास केस लेके आए हैं, जजमेंट उनको रीड करना है, तो वो कौन है? वो लेमैन है, दे आर नॉट लीगल पर्सन्स. तो इसीलिए आपको उसको जितना सिंपल हो पाए लैंग्वेज, उतनी सिंपल लैंग्वेज रखनी है. ऑलराइट. क्रिटिसिज्म ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस. आपको पार्टीज के और विटनेसेस के क्रिटिसिज्म्स कभी मेंशन नहीं करने हैं. इसके बाद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. आपको जजमेंट को एक सिंगल पैराग्राफ में नहीं लिख देना है. ऑलराइट, वो इफेक्टिव कभी भी नहीं होगा अगर आपने एक पेज के एक लाइन से स्टार्ट किया है और लास्ट लाइन पे आके खत्म किया है, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी हेडिंग, विदाउट एनी सब हेडिंग. You always have to use headings and subheadings. आप जितनी ज़्यादा headings subheadings यूज़ करोगे वो बहुत ज़्यादा रीडर फ्रेंडली होता है वो जजमेंट. उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और उसको पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है. ऑलराइट. इवन जब आप पैराग्राफ्स बनाते हो तो आप अपने खुद के जजमेंट में, अगर आप सपोज आप पैराग्राफ नंबर 12 में हो और आपको कोई ऐसी बात उसमें रेफर करनी है जो आपने पैराग्राफ नंबर 6 में लिखी है, तो अगर आपने पैराग्राफ्स में लिखा है तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू कि आप पैरा 12 में पैरा 6 को रेफर कर सकते हो. बट अगर आपने ऐसे एट अ स्ट्रेच एक ही पैरा में सब कुछ लिख दिया है, तो क्या आप लाइन्स काउंट करके लिखोगे और जो रीडर है वो लाइन्स काउंट करेंगे? नो. तो इसीलिए आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज करनी है एज मच एज पॉसिबल. ऑलराइट. गिविंग रीजंस. ऑब्वियसली जजमेंट क्या होता है? जजमेंट होते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजंस, तो आपको रीजंस अच्छे से देने हैं. ऑलराइट. लिंकेज एंड कोहेशन. लिंकेज. अब अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो वेरियस सेक्शंस ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंदर रेलेवेंट है, तो आपको वो सारे के सारे सेक्शंस इंटरलिंक करके मेंशन करने हैं. तो बिटवीन दी सेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट और बिटवीन मैनी एक्ट्स जो भी लिंकेजेस बनते हैं वो आपको वहाँ लिखने हैं. प्लस जो पैराग्राफ्स होने चाहिए वो आपस में लिंक्ड होने चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया, एक करेक्ट ऑर्डर होता है एक जजमेंट लिखने का, आपको उस ऑर्डर में लिखना है सो दैट इट लुक्स वेल लिंक्ड एंड रिलेटेड टू ईच अदर. ऑलराइट. तो वो प्रॉपरली लिंक्ड होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए. ऑलराइट. तो ये थे कुछ टिप्स ऑफ अ परफेक्ट जजमेंट. तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, तो आज के लिए इतना ही. आज मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है. मैंने आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया है कि जजमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं और क्या क्या इफेक्टिवनेस हम कैसे देखेंगे, पर्पस क्या होता है. उससे सबसे पहले हमने देखा कि जजमेंट राइटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें कहाँ काम आएगी, एटसेट्रा. ऑलराइट. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पर्टिकुलरली सिविल और क्रिमिनल जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनके फॉर्मेट्स देखेंगे और कुछ सैम्पल जजमेंट्स भी देखेंगे. ऑलराइट. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे. वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैव अ नाइस डे. टेक केयर. थैंक यू सो मच.